हेलो एवरीवन, आई एम साक्षी फ्रॉम लॉ प्रेप। आई होप आपको हमारे सारी प्रीवियस वीडियोस से काफ़ी हेल्प मिल रही होगी। तो अब हम आए अपने अनदर सेगमेंट के साथ, जो कि है हाउ टू रीड अ बेयर एक्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये काफ़ी लोग स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि बेयर एक्ट को कैसे समझे। जो कॉलेज में रेगुलर जाते हैं उनके पास बुक्स होती है, तो वो डायरेक्ट बुक से पढ़ते हैं, तो उनका बेयर एक्ट से इतना पाला नहीं पड़ता। बेयर एक्ट उनके सामने कब आती है? जब वो किसी जुडिशरी की प्रिपरेशन करते हैं, तब उनके सामने बेयर एक्ट्स आती है, और वो उनको काफ़ी डिफिकल्ट लगती है समझने के लिए, क्योंकि उनकी लैंग्वेज इतनी घूमी हुई होती है कि आप इजीली उसको नहीं समझ सकते। तो ये हमारा वीडियो आपको तब हेल्प करेगा कि हाउ टू रीड अ बेयर एक्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आप बेयर एक्ट को कैसे पढ़ें कि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए, प्लस उसको कैसे ग्रैप्स करना है, क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी है, एंड उसको इन होल कैसे समझना है एक बेयर एक्ट को, कि आपको वो काफ़ी अच्छे से समझ आ जाए, प्लस आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगे उसको समझना। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट होते हैं ट्रिक्स, कुछ ऐसी ट्रिक्स जो आपको समझ आ जाए कि बेयर एक्ट कैसे पढ़ना है। ओके, तो आवर फर्स्ट ट्रिक इज कि जब भी आप बेयर एक्ट लें तो हमेशा एक डिगलॉग्ड एडिशन लीजिए उसका। राइट, फर्स्ट ट्रिक है कि आप हमेशा बेयर एक्ट का डिगलॉग्ड एडिशन लीजिए। क्यों लीजिए? क्योंकि ऐसा होता है ना कि आपके पास हिंदी भी आती है उसमें और इंग्लिश भी आती है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं और आपको जनरली सब चीज़ें समझ आ जाएगी, लेकिन कहीं पे भी आपको डाउट हो जाए कि इस टर्म को कैसे समझे या फिर इसको ईजी लैंग्वेज में कैसे समझे, तो वो आपको वहाँ पे हिंदी हेल्प करेगी। एज वेल एज आपको क्या होता है ना, आप इंटरव्यू में जाते हैं तब भी वहाँ पे आपको हिंदी टर्म्स आने ज़रूरी होते हैं। कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपको ट्रांसलेशंस आते हैं कि ये सर्टेन प्रोविजन है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए, तो वहाँ पे भी आपको डिगलॉट एडिशन है वो काफ़ी हेल्प करेगा। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या आती है कि ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग में भी अगर कुछ लीगल टॉपिक आ जाता है तो आपके लिए ईजी रहता है हिंदी में ऐसे लिखना, अगर आप डिगलॉट एडिशन से पढ़ रहे हैं। वहीं पे हिंदी में थोड़े टर्म्स जो होते हैं टिपिकल होते हैं, लाइक ड्रॉई, ड्रॉर, उसको क्या कहते हैं हिंदी में? ऊपरवाल, लेखीवाल, ऐसे कुछ टर्म्स होते हैं, तो वो पढ़ना काफ़ी टफ हो जाता है। तो उसके लिए आप जब इंग्लिश में देखते हैं कि ओके इट इज़ ड्रॉई एंड इट इज़ ड्रॉर, तो वो आपको ईजी रह जाएगा हिंदी में पढ़ना। तो इसलिए आप लीजिए डिगलॉट एडिशन। सेकेंड ट्रिक है हमारी कि जब भी आप कोई बेयर एक्ट ओपन करते हैं तो सबसे पहले क्या चीज़ देखनी है? तो सबसे पहला देखना है कि इट इज़ अ एक्ट और अ कोड। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये देखनी है कि ये एक एक्ट है या कोड है, तो हमें पता चल जाएगा कि उसकी हिस्ट्री क्या है, एक्ट क्या होता है, कोड क्या होता है। उसके लिए हमने एक शॉर्ट बनाया है, तो आप प्लीज़ वो चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है इंडेक्स, सॉरी ऑब्जेक्ट। जब भी कोई बेयर एक्ट देखें तो सबसे पहले उसका ऑब्जेक्ट देखिए कि ये एक्ट बनाने के पीछे क्या ऑब्जेक्ट रहा है लेजिस्लेचर का। ठीक है, ये प्रोसीजरल लॉ है, इनेबलिंग लॉ है, कोडिफाइंग लॉ है, ये क्या चीज़ है, ये ऑब्जेक्ट क्या है इस एक्ट का। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, तो वो किस लिए आया है? सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, वो किस लिए आया? उन चीज एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट से आपको ईजी रहेगा आगे का एक्ट समझना। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंडेक्स। राइट, इंडेक्स। इंडेक्स क्यों समझना है? इंडेक्स इसलिए समझना है कि आपको पूरा स्कीम समझ आ जाएगा कि उस एक्ट में क्या क्या चीज़ें आपको मिलेगी। सारे चैप्टर्स देखने हैं इंडेक्स के, प्लस सेक्शंस देखने हैं। और इंडेक्स जो होता है वो हमारे लेजिस्लेचर ने इतना अच्छे से अरेंज कर रखा है बेयर एक्ट्स का कि सब चीज़ें इजीली एज अ स्टोरी लिखी है वहाँ पे। ओके, जब भी आप इंडेक्स देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये पूरी स्टोरी लिख रखी है यहाँ पे, कि सबसे पहले ये हो रहा है, उसके बाद ये हो रहा है। जैसे सीआरपीसी है, राइट, तो सीआरपीसी का इंडेक्स जब भी हम देखते हैं तो सबसे पहले होता है प्रीलिमिनरी, उसके बाद क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट्स। तो वो पूरा एक स्टोरी टाइप चलता है कि सबसे पहले कोर्ट एस्टैब्लिश हुए, उनको पावर्स दी, फिर अरेस्ट कैसे होगा, समन्स कैसे भेजे जाएंगे, वारंट कैसे भेजे जाएंगे, ट्रायल्स कैसे होगी, तो वो पूरा एक प्रोसीजर है। तो वो आपको इंडेक्स से समझ आएगा। ठीक है, तो इंडेक्स में आप क्या क्या चीज़ें देखिए। सबसे पहले तो चैप्टर्स देखिए, कितने चैप्टर्स हैं, उनके नाम क्या है। फिर देखिए आप सेक्शंस, कितने सेक्शंस हैं, उनके नाम क्या है। नेक्स्ट आप देखिए शेड्यूल्स। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपको जनरली कोई एक्ट में मिलती है। चैप्टर्स नेम मिलते हैं, सेक्शंस मिलते हैं, एज वेल एज स्केड्यूल्स मिलते हैं। तो आप उनको अच्छे से इंडेक्स को गो थ्रू कर दीजिए, आराम से इंडेक्स पढ़िए, एक दो दिन लगाइए, इंडेक्स को समझिए कि एक्ट है क्या, किस बारे में है, और ये हमें क्या क्या आगे चीज़ें प्रोवाइड करेगा। इंडेक्स आपने जब गो थ्रू कर लीजिए तो उसके बाद आप तीन चीज़ें चेक कीजिए कि इस एक्ट की इनेक्टमेंट डेट क्या है, इसकी इन्फोर्समेंट डेट क्या है, एंड लास्ट इसकी
अगर इस एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं तो वो अमेंडमेंट्स डेट क्या है, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको चेक करनी होगी, क्योंकि प्रीलिम्स में जनरली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसके इनेक्टमेंट डेट, एनफोर्समेंट डेट एंड अमेंडमेंट डेट, ये तीनों चीज़ें आपको गो थ्रू करनी है। तो ये हो गया एक जनरल गो थ्रू, आप किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले ये चीज़ें देखें। और इसके बाद आ जाता है डेफिनेशन क्लॉज एंड एप्लीकेशन, राइट। तो सबसे पहले एप्लीकेशन देखिए कि ये एक्ट कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। जैसे पहले था कि जम्मू एंड कश्मीर में ज़्यादातर एक्ट्स अप्लाई नहीं होते थे, लेकिन आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ये सारे एक्ट्स जो है जम्मू एंड कश्मीर में भी इक्वली अप्लाई होने लगे। लेकिन कुछ एक्ट्स ऐसे हैं जैसे सीआरपीसी हो गया, तो वो कहाँ पर अप्लाई नहीं होता, स्टेट ऑफ असम एंड नागालैंड में, सॉरी ट्राइबल एरियाज ऑफ स्टेट ऑफ असम एंड नागालैंड में सीआरपीसी अप्लाई नहीं होता। तो उससे हमें आगे वाली चीज़ें हेल्प मिलेगी पढ़ने के लिए कि ओके ये चीज़ यहाँ अप्लाई नहीं हो रही है, ये यहाँ अप्लाई हो रहा है, कौन सा हमारा कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है, कौन सा हमारा अदर स्टेट है, फॉरेन टेरिटरीज कौन सी है। तो वो सारी चीज़ें हमें वहाँ से पता चलेगी जब हम देखेंगे कि ये एक्ट कहाँ अप्लाई हो रहा है कहाँ नहीं। जैसे एविडेंस एक्ट है, राइट, तो वो कहाँ अप्लाई नहीं होता, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स पे नहीं होता, ट्राइब्यूनल्स पे नहीं होता, वहाँ पे एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता। तो वो सारी चीज़ें हमें एप्लीकेशन के थ्रू देखनी होगी कि इस एक्ट का एक्सटेंट कहाँ कहाँ है। उसके बाद आ जाते हैं डेफिनेशंस। डेफिनेशन क्लॉज भी काम आता है, क्योंकि आगे हम जब भी एक्ट पढ़ेंगे तो काफ़ी टर्म्स ऐसे होते हैं जिसको डेफिनेशन क्लॉज में एक्सप्लेन कर रखा होता है कि सो एंड सो वर्ड मीन्स सो एंड सो थिंग, ठीक है। कि ये जैसे कॉग्निजेबल ऑफेंस, व्हाट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो वो सीआरपीसी के डेफिनेशन क्लॉज में इजीली दे रखा है कि दिट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस। वैसे ही आप पेई कौन होता है, ड्रॉअर कौन होता है, ड्रॉई कौन होता है, ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेशन क्लॉजेस में मिल जाएगी। पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या होता है, सो ऑन, ठीक है, लिस्ट गोज ऑन। इतनी मैं आपको कैसे बताऊंगी, हम धीरे धीरे अगले सेगमेंट्स में अपनी डेफिनेशन क्लॉज भी कैसे पढ़ना है वो सारी चीज़ें 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इससे पता चल जाता है कि आपको जो टर्म्स यूज होने वाले आगे वो आपको डेफिनेशन क्लॉज से पता चल जाएंगे कि इन टर्म्स को क्या कहते हैं। अगर आपको पता ही नहीं है कि सो एंड सो वर्ड को क्या कहते हैं या इसका मतलब क्या है, तो आप कैसे पढ़ पाएंगे आगे। उसके लिए क्या है, डेफिनेशन क्लॉज को पढ़ना। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेविंग क्लॉजेस। अगर आपने डेफिनेशन क्लॉज पढ़ लिया है, एक्सटेंट पढ़ लिया है, तो नेक्स्ट आ जाता है सेविंग। आपको ये देखना है कि ये एक्ट का किस पे ओवरराइड इफेक्ट है एंड किस पे नहीं है। जैसे सीआरपीसी है, राइट, तो सीआरपीसी में क्या है, एक सेविंग क्लॉज दे रखा है। उसमें ये दे रखा है कि अगर कोई लोकल लॉ है या फिर कोई दूसरा पर्सनल लॉ है जिसमें अपना प्रोसीजर दे रखा है कि सर्टेन ऑफेंस को कैसे डील किया जाए, तो उस पर सीआरपीसी का प्रोसीजर इफेक्ट नहीं डालेगा। तो वहाँ से आपको ये पता चल जाता है कि क्या क्या सेविंग क्लॉजेस है इसके। ओके, तो ये तो है बेसिक चीज़ है। आप जब भी कोई एक्ट पढ़ना चालू करें तो सबसे पहले इन चीज़ों के गो थ्रू चाहिए। एक बार हम क्विक रिवीजन कर दें इन चीज़ों का। सबसे पहले है आपको डिक्लेयर्ड एडिशन लेना है, फिर देखना है दिस इज एक्ट और दिस इज अ कोड। नेक्स्ट आ जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट, फिर आ जाएगा इंडेक्स के गो थ्रू करिए, फिर इनेक्टमेंट, एनफोर्समेंट एंड कमेंसमेंट डेट, उसके बाद एप्लीकेशन एंड सेविंग क्लॉजेस एंड देन डेफिनेशन क्लॉज। ये सारा जब आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद हमें क्या स्टार्ट करना है, अपने सेक्शंस पे जाना है। तो आज मैं आपको फॉर एन एग्जांपल एक सेक्शन पढ़ के दिखाती हूँ कि कैसे पढ़ा जाए बेयर एक्ट को। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एनआई एक्ट का सेक्शन 138 कैसे पढ़ा जाए। तो सबसे पहले आप देखिए कि जब भी आप कोई सेक्शन पढ़ना स्टार्ट करें तो उसको एक बार पूरा गो थ्रू कर दीजिए, पूरा सेक्शन पढ़ लीजिए, ठीक है। सेक्शन पढ़ लिया, उसके बाद आप देखिए कि इसमें कोई पर्सन्स आ रहे हैं क्या, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं और पर्सन्स को निकालते हैं, फिर समझते हैं कि वो पर्सन्स को क्यों बाहर करना है। तो एक बार ही रीड करते हैं, डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड एक्सेट्रा इन द अकाउंट। तो ये तो है हमारा सेक्शन का नाम। उसके बाद व्हेन एनी चेक ड्रॉन बाय अ पर्सन ऑन एन अकाउंट मेंटेन बाय हिम विद अ बैंकर, ठीक है। तो चेक इज ड्रॉन बाय अ पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन यहां आ गया। सेकेंड, अकाउंट मेंटेन बाय हिम विद अ बैंकर फॉर पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट ऑफ मनी टू अनदर पर्सन, ये आ गया हमारा सेकेंड पर्सन। ओके, देन यहां पे नेक्स्ट आ जाता है हमारा पे और होल्डर इन ड्यू कोर्स, ठीक है। अगेन ड्रॉअर, ओके दैट्स इट। ये फॉलोइंग पर्सन्स फॉल कर रहे हैं हमारे इस सेक्शन के अंदर।
ठीक है, कौन कौन आ गया? फर्स्ट पर्सन जो चेक को ड्रॉ कर रहा है, तो जो चेक को ड्रॉ करता है उसे क्या कहा जाता है? ड्रॉअर। सेकेंड, जिसको चेक दिया जाता है, लाइक मनी टू अनदर पर्सन, तो ये कौन है यहाँ पे? जिसको चेक पे किया जाएगा, ही इज पे। एंड हु इज बैंक? तो बैंक जो अमाउंट दे रहा है, तो बैंक हो जाता है हमारा ड्रॉई, बैंकर। बैंकर इज ड्रॉई, राइट। तो ये 3 पर्सन्स आ गए हमारे पास, ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पे। ड्रॉअर तो वो होता है जो चेक ड्रॉ करेगा, चेक पे साइन करके देगा। पे कौन होगा? पे होगा जिसको चेक का, जिसपे चेक का नाम लिखा है या जो पेमेंट लेगा उस चेक से। एंड लास्ट आ जाता है ड्रॉअर, सॉरी ड्रॉई। ड्रॉई कौन होगा? बैंकर, जो पेमेंट करेगा, राइट। ड्रॉअर जो साइन करेगा चेक को, ड्रॉई जो पेमेंट करेगा, एंड पे जिसको चेक का पेमेंट मिलेगा। ये 3 पर्सन्स आ गए। अब मैंने क्यों बताया पर्सन्स को बाहर निकालने के लिए? क्योंकि ये जो 3 पर्सन्स है, ये पूरा सेक्शन 138 है, इन तीनों के अराउंड घूम रहा है। एक ने चेक दिया, दूसरे ने चेक लिया, वो बैंक गया, फिर पूरी अपनी स्टोरी उससे आगे है। तो हम पूरी स्टोरी पढ़ते हैं, ठीक है, चेक सेक्शन को कैसे ब्रेक करके पढ़ा जाए। ओके, नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले कि जब भी आप सेक्शन को पढ़ें या बेयर एक्ट को पढ़ें, तो 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी, राइट। तो पहले हम वो डिस्कस करते हैं कि वो 3 चीज़ें क्या होगी। सबसे पहली चीज़ है एक पेन या फिर हाइलाइटर अपने पास रखिए, ठीक है। ये इसलिए रखिए अपने पास क्योंकि क्या होता है ना, हम जब भी बेयर एक्ट पढ़ते हैं तो वो इतने, कुछ सेक्शंस तो होते हैं जो छोटे होते हैं, कुछ सेक्शंस होते हैं वो इतने लेंदी होते हैं कि वापस एग्जाम में हमें वो पढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो पेन से आप जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उस सेक्शन की, उनको मार्क कर दीजिए, ठीक है, कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, या फिर आप साइड पे लिख दीजिए। जैसे पर्टिकुलर सेक्शन है तो उसके साइड में लिख दीजिए कि ड्रॉअर आ गया, ड्रॉई आ गया, ये आ गया, यस। अगर कोई टाइम पीरियड है, ठीक है, तो उसमें वो टाइम पीरियड लिख दीजिए कि 6 मंथ में देना है, 2 मंथ में देना है, 30 डेज में देना है, जो भी वो पेन से आप साइड में जो मार्जिन मिलती है वहाँ पे आप नोट डाउन कर दीजिए। नाउ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ हाइलाइटर? तो बाय हाइलाइटर आप क्या कर सकते हैं कि जब भी सेक्शंस पढ़ रहे हैं उसमें इंपॉर्टेंट लाइंस आ जाती है कुछ, तो उसको हाईलाइट कर दीजिए, ठीक है। हाईलाइट करने से क्या रहेगा, नेक्स्ट टाइम आप जब भी पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। फर्स्ट, जो आपने मार्जिन पे लिखा है, सेकंड जो आपने हाईलाइट किया है। तो उसके लिए आपको पूरा सेक्शन बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड क्या आता है कि आपको बेयर एक्ट पढ़ने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेसिकली पेशेंस। आपको हमेशा बेयर एक्ट पढ़ने के लिए पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है ना, एक बारी में हम बेयर एक्ट नहीं समझ पाते, बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ सेक्शंस तो इजीली समझ आ जाएंगे पढ़ते ही कि ठीक है ये कह रहा है, लेकिन कुछ सेक्शंस इतने गोल 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 होते हैं कि उनको समझने के लिए हमें पेशेंस रखना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, अलग अलग सोर्सेज से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमें बेयर एक्ट से समझ नहीं आए तो हमें बुक्स गो थ्रू करनी चाहिए, कुछ वीडियोज़ देखें, तो आपको फिर वो सेक्शन इजीली समझ आ जाएगा। तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा। ऐसा नहीं कि आपने स्टार्ट किया, अरे ये क्या लिखा है समझ ही नहीं आ रहा, तो आपने छोड़ दिया, ऐसे काम नहीं चलेगा। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। थर्ड आ जाता है, कोई भी सेक्शन को पढ़ने के लिए आप कौन सी स्कीम यूज़ कीजिए, दैट इज़ डिवाइड एंड रूल। ओके, आपने ये सुना होगा डिवाइड एंड रूल। यहाँ पे यही चीज़ आपको काम आएगी बेयर एक्ट को। आपको कुछ पर्टिकुलर सेक्शन को अगर समझना है तो उस सेक्शन को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके, और 1 बाय 1 उस पार्ट को समझिए। अब हम आगे जब पढ़ेंगे सेक्शन तब आपको ये समझ आ जाएगा कि डिवाइड एंड रूल कैसे यूज़ हो रहा है। तो ये 3 बेसिक चीज़ें आपको बेयर एक्ट पढ़ने टाइम यूज़ रखनी है। पहला है पेन एंड हाईलाइटर, सेकेंड है पेशेंस रखना है, एंड थर्ड है डिवाइड एंड रूल की स्ट्रेटेजी अपना के आपको पूरा एक्ट पढ़ना है। अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 138 को पढ़ना। ओके, तो फर्स्ट क्या आ जाता है, डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंसी, ठीक है, वेयर एनी चेक ड्रॉन बाय अ पर्सन ऑन एन अकाउंट मेंटेन बाय हिम विद अ बैंकर। एक पर्सन ने एक सर्टेन चेक है उसे ड्रॉ किया है, क्यों किया है, फॉर पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट ऑफ मनी टू अनदर पर्सन, राइट। उसने चेक इसलिए ड्रॉ किया है कि वो किसी दूसरे पर्सन को पेमेंट ऑफ मनी करे। चेक हम किस लिए ड्रॉ करते हैं, टू पे द मनी। तो वही हो गया, फर्स्ट चीज क्या आ जाएगी, एनी चेक ड्रॉन बाय अ पर्सन ऑन एन अकाउंट मेंटेन्ड बाय हिम विद अ बैंकर, ठीक है। उसने उस बैंक से किया है जिस बैंक में उसका अकाउंट है, उस बैंक से उसने एक चेक ड्रॉ किया है फॉर
पेमेंट ऑफ मनी टू अनदर पर्सन। यहां तक आपको स्टोरी समझ आ गई कि एक पर्सन ने चेक ड्रॉ किया टू पे द मनी टू अनदर पर्सन। नेक्स्ट, ठीक है, अब वो मनी क्यों पे कर रहा है? फ्रॉम आउट ऑफ दैट अकाउंट फॉर द डिस्चार्ज इन होल और इन पार्ट। ठीक है, टू डिस्चार्ज, वाई दैट चेक इज ड्रॉन, द चेक इज ड्रॉन टू डिस्चार्ज व्हाट, क्या डिस्चार्ज करना है आपको? या तो होल में या फिर इन पार्ट। आपको डिस्चार्ज करना है पूरा होल एक साथ या फिर इन पार्ट्स। क्या डिस्चार्ज करना है? नाउ एनी डेब्ट और अदर लाइबिलिटी। आपको डिस्चार्ज करना है एनी डेब्ट और लाइबिलिटी। ठीक है, डेब्ट क्या होता है? कोई उधार। लाइबिलिटी क्या होता है? आपका कुछ दायित्व है किसी को पे करना, तो दैट इज डेब्ट और लाइबिलिटी, आपको उसको डिस्चार्ज करना है। नेक्स्ट, अब क्या हो गया? यहाँ तक पूरी स्टोरी हो गई क्लियर कि एक पर्सन ने अपने बैंक से, जिस बैंक में वो अपना अकाउंट मेंटेन कर रहा है, उस बैंक से एक चेक ड्रॉ किया है टू अनदर पर्सन। किस लिए किया है? फॉर डिस्चार्जिंग इन होल और इन पार्ट एनी डेब्ट और लाइबिलिटी। नेक्स्ट आता है is returned by the bank unpaid. Now the check is returned by the bank unpaid. बैंक ने आपका चेक जो है वो वापस रिटर्न कर दिया है अनपेड, विदाउट पेइंग। क्लियर? अब आ जाता है क्यों, तो उसके रीजन दे रखे हैं। ईदर बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ दैट अकाउंट इज इनसफिशिएंट टू ऑनर द चेक। ये यहाँ से यहाँ तक एक है, तो आप जब भी इसको मार्क करें ना, मतलब बेयर एक्ट को मार्क करेंगे, तो क्या क्या चीजें मार्क करेंगे? सबसे पहला करेंगे चेक ड्रॉन बाय अ पर्सन, फर्स्ट थिंग, इसे हाईलाइट कर दीजिए। ठीक है, सेकंड क्या हाईलाइट करेंगे? फॉर पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट ऑफ मनी। नेक्स्ट, टू अनदर पर्सन। थर्ड, फिर फॉर डिस्चार्ज, फोर्थ, इन होल और इन पार्ट, फिफ्थ, क्या डिस्चार्ज करना है? एनी डेब्ट और अदर लाइबिलिटी, सिक्स पार्ट। सेकेंड, नेक्स्ट क्या होता है? वो रिटर्न बाय द बैंक अनपेड। सेवंथ है कि वो जो चेक है वो बैंक से अनपेड रिटर्न हो गया वापस, राइट? तो ये चीजें आपको वहां पे मार्क करनी है कि द चेक इज रिटर्न बाय द बैंक अनपेड, बैंक ने उसको चेक को वापस रिटर्न कर दिया। अब उसके रीजंस क्या है रिटर्न करने के? तो फर्स्ट रीजन है बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ अकाउंट इज इनसफिशिएंट टू ऑनर द चेक। जो पैसा है या जो अमाउंट है जो चेक को ऑनर करना था, उतना अमाउंट उसके अकाउंट में है ही नहीं। ठीक है, इनसफिशिएंट बैलेंस, ये हो गया रीजन। तो फर्स्ट रीजन चेक के अनपेड आने का क्या है? इनसफिशिएंट बैलेंस। सेकेंड रीजन क्या है? और दैट इट एक्सीड द अमाउंट अरेंज टू बी पेड फ्रॉम दैट अकाउंट बाय एन अग्रीमेंट मेड विद दैट बैंक। मतलब उस पर्सन ने बैंक से एक अग्रीमेंट कर रखा है कि मेरे अकाउंट से सो एंड सो अमाउंट ही बाहर आएगा। लाइक मेरे अकाउंट से एक टारगेट है या एक लिमिट है कि उससे ज़्यादा आप पैसा किसी को पे नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए वो 1000 रुपीज़ है, ठीक है, कि मेरे अकाउंट से आप किसी को 1000 रुपीज़ से ज़्यादा पे नहीं करेंगे। अब वो जो चेक है उस पर आपने अमाउंट भर दिया 1500 रुपीज़, तो वो क्या होगा? बैंक उसको रिटर्न कर देगा कि यहाँ पे जो लिमिट है दैट इज ओनली 1000 रुपीज़, तो वी विल नॉट पे यू 1500 रुपीज़। तो इन दैट केस वो क्या होगा? अनपेड रिटर्न हो जाएगा थ्रू बैंक। तो ठीक है, तो एक्सीड द अमाउंट अरेंज्ड बाय बैंक। सेकेंड रीजन ये हो गया। अब आपको क्या चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे और कहाँ आ रहा है, राइट? और यहाँ पे और एंड का बहुत बड़ा रोल होता है बेयर एक्ट्स में। कैसे होता है कि और जहाँ होगा उसमें दो आपके पास ऑप्शन है, उनमें से कोई भी एक होता है, राइट? ए और बी, तो या तो ए है या फिर बी है, ए एंड बी, तो ए एंड बी दोनों साथ चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे और यूज किया है, और इसलिए किया है कि आप डेब्ट पे डिस्चार्ज कर सकते हैं या फिर लाइबिलिटी पे डिस्चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये रीजन भी हो सकता है चेक के अनपेड का, या फिर ये रीजन भी हो सकता है। तो दिस इज वाई और इज यूज्ड। ठीक है, और का क्या काम आता है कि ए भी हो सकता है एंड बी भी हो सकता है। अगर यहाँ एंड आता तो क्या होता है? ए एंड बी दोनों साइमल्टेनियसली चलते। तो यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, अग्रीमेंट विद द बैंक, यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा कि एक पर्सन ने एक चेक ड्रॉ किया है, दूसरे पर्सन ने वो चेक ले जाके बैंक में प्रेजेंट किया है। उस चेक ने ड्रॉ क्यों किया है? टू डिस्चार्ज एनी डेब्ट और लाइबिलिटी। नाउ व्हेन द चेक इज प्रेजेंटेड टू बैंक, द चेक रिटर्न अनपेड, चेक वापस आ जाता है, बैंक उसको पेमेंट नहीं करता। अब क्यों नहीं करता? ड्यू टू टू रीजंस और एनी ऑफ द अबव, कि या तो इनसफिशिएंट बैलेंस है उसके अकाउंट में, या फिर जो एग्रीमेंट है
वो उस अमाउंट को एक्सीड कर रहा है, ठीक है, सॉरी जो अमाउंट है वो अग्रीमेंट को एक्सीड कर रहा है। नेक्स्ट, सच पर्सन शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस। नाउ शैल देखिए कहाँ पे शैल है, कहाँ पे मे है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। शैल है यानी कि अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई तो उसने 100% ऑफेंस किया है, ठीक है। अगर मे हो जाता है तो वहां पे कोर्ट अपना डिस्क्रिशन यूज करता है। तो इसने क्या यूज किया है, वर्ड शैल। शैल का मतलब है कि 100% ऑफेंस हो चुका है। अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती है तो ऑफेंस हो गया है, ठीक है। तो शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस एंड शैल विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट बी पनिश्ड। अब इसका क्या मतलब है, विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट, ये कह रहा है कि इस एक्ट में और भी कुछ प्रोविजंस लिखे हैं तो उनको ध्यान में रखते हुए आप उसको पनिश करेंगे, ठीक है। पहली चीज तो उसने ऑफेंस कर दिया है, दूसरा है विदाउट प्रेजुडिस टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, यानी इस एक्ट में और भी कुछ लिखा है तो पहले वो प्रिवेल करेगा, उसके बाद ये चीज प्रिवेल करेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये इसलिए यूज किया है कि जब हम एनआई एक्ट पढ़ते हैं तो उसमें लिख रखा है कि ऐसा कुछ ऑफेंस हो जाता है 138 का तो दैट ऑफेंस इज कंपाउंडेबल, पार्टीज आपस में बात करके उस ऑफेंस को कंपाउंड कर सकती है। इसलिए यहाँ लिखा है कि अगर उन्होंने कंपाउंड नहीं किया है तो इन दैट केस ही विल बी पनिश्ड विथ सच इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। अगर उन्होंने कंपाउंड नहीं किया है तो वो इस इम्प्रिजनमेंट से पनिश हो जाएंगे, इसलिए लिखा है shall without prejudice to any other provision of this act. Now what is the punishment? Be punished with imprisonment for a term which may extend to 2 years. तो ये साइड में लिख दीजिए पनिशमेंट कितनी होगी, 2 years, ठीक है। और इसने लिखा है which may extend to, ठीक है, यानी up to 2 years। जरूरी नहीं है कि 2 years ही होगी, विच में एक्सटेंड टू का मतलब है कि अप टू 2 years, फिर कोर्ट की डिस्क्रिशन है, वो 1 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, प्लस 2 साल का भी हो सकता है, वो कोर्ट का डिस्क्रिशन रहेगा कि कितना देना है, लेकिन वो कहाँ होगा, अप टू 2 years। नेक्स्ट आ जाता है और विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द चेक, ठीक है। फाइन कितना होगा, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द चेक। और यहाँ पे क्या चीज यूज हुई है, और, यानी ये पनिशमेंट भी मिल सकती है या फिर ये पनिशमेंट भी मिल सकती है या फिर दोनों साइमल्टेनियसली चल सकती है, ये यूज है हमारे और का, ठीक है। तो पनिशमेंट क्या होगी, 2 years, अप टू 2 years इम्प्रिजनमेंट या फिर ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक तक का फाइन, राइट। अब आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे फाइन वर्ड यूज हुआ है, नॉट कॉम्पनसेशन, ओके। यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन फाइन एंड कॉम्पनसेशन। नेक्स्ट, और विथ बोथ, तो यहां पे आ गया हमारा, या तो आप ये दो या फिर ये दो या फिर और विथ बोथ, दोनों साथ में भी दे सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई अनलेस, अब ये क्या कह रहा है कि इस सेक्शन में लिखी कोई भी बात तब तक यूज नहीं होगी जब तक, अनलेस, ठीक है। अनलेस का मतलब है कि जब तक फॉलोइंग जो आगे हम कंडीशंस देखेंगे वो फुलफिल नहीं हो जाती तो ये सारी बातें नहीं रहेगी, ठीक है। तो कौन सी बात है, फर्स्ट, द चेक हैज बीन प्रेजेंटेड टू बैंक विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑन विच इट इज ड्रॉन और विद इन द पीरियड ऑफ इट्स वैलिडिटी विच एवर इज अर्लियर। तो इसका मतलब, इसको आप ब्रेक कर करके पढ़िए, अब यहाँ पे काम आएगा हमारा डिवाइड एंड रूल। फर्स्ट थिंग, द चेक हैज बीन प्रेजेंटेड टू द बैंक विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months, ठीक है। इन्होंने एक पीरियड दे रखा है कि आपको वो जो चेक है जिस दिन उसने ड्रॉ किया है, लिखा है ना फ्रॉम द डेट ऑन विच इट इज ड्रॉन, जिस दिन उस पर्सन ने चेक को ड्रॉ किया है उसके 6 month के अंदर अंदर आपको उसको बैंक में प्रेजेंट करना होगा, राइट। अगर आप 6 month में प्रेजेंट नहीं करते तो वो ऑफेंस नहीं होगा, आप उस ऑफेंस की हेल्प नहीं ले सकते या आप इस सेक्शन की हेल्प नहीं ले सकते अगर आपने चेक को 6 month में प्रेजेंट नहीं किया है तो। सेकेंड है, और विद इन द पीरियड ऑफ इट्स वैलिडिटी, या फिर जो चेक का वैलिडिटी पीरियड है आपको उसमें प्रेजेंट करना है। तो आपके पास 2 टर्म आ जाते हैं, या तो 6 month में और चेक का जो वैलिडिटी पीरियड है, उन दोनों में उसको प्रेजेंट करना है। लेकिन एक चीज और है, विच एवर इज अर्लियर, मतलब दोनों में से जो भी पहले आएगा आपको उसमें प्रेजेंट करना। अगर 6 महीने का टाइम पहले है तो 6 महीने में, अगर चेक की वैलिडिटी पीरियड पहले है तो उस पीरियड में, विच एवर इज अर्लियर। नाउ व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड,
तो एज पर लेटेस्ट आरबीआई गाइडलाइन वैलिडिटी पीरियड जो है वो 3 मंथ है, राइट। तो हमें 3 मंथ में उसको प्रेजेंट करना होगा बैंक में। लेकिन ये जो 3 मंथ का पीरियड है ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है या फिर आपके प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। जब आपको एग्जाम में ये आंसर लिखना होगा तब आपको ऐसा नहीं लिख देंगे आप वहाँ पे कि आरबीआई की गाइडलाइन है 3 मंथ तो हमें उसे 3 मंथ में प्रेजेंट करना है। नो, आपको पूरा ये क्लॉज ए लिखना होगा, ठीक है, कि या तो 6 मंथ में या फिर उसके वैलिडिटी पीरियड में जो भी विच एवर इज अर्लियर आपको उसका पेमेंट करना है या फिर उसको बैंक में प्रेजेंट करना है। प्लस आप स्पेशल नोट लिख सकते हैं दैट एज पर लेटेस्ट आरबीआई गाइडलाइंस द वैलिडिटी ऑफ चेक इज 3 मंथ, राइट। तो ये हो गया हमारा ए क्लॉज। सेकेंड हम पहुंचते हैं बी क्लॉज पे। बी क्लॉज क्या कहता है, द पेई और द होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ द चेक एज द केस मे बी मेक्स अ डिमांड फॉर द पेमेंट ऑफ द सेड अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। नाउ हु इज पेई, पेई वो पर्सन है जिसका चेक पे नाम लिखा है या फिर जो पेमेंट ले रहा है। एंड हु इज होल्डर इन ड्यू कोर्स, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स यहाँ पे कौन है, होल्डर इन ड्यू कोर्स वो पर्सन होता है जो चेक को होल्ड कर रहा है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो वो होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो पेई या फिर जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है उसने डिमांड ना किया हो पेमेंट का, कैसे, जैसे ही बैंक से अनपेड रिटर्न आ जाएगा तो होल्डर या चेक पेई का सबसे पहला काम क्या है कि वो ड्रॉअर के पास जाए और बोले कि सर आपने जो चेक दिया था वो अनपेड आ चुका है तो आप इसकी पेमेंट कीजिए, ठीक है। सीधा ऐसा नहीं कि अनपेड आते ही आप लेके चले गए कि ये हो गया ऑफेंस, नहीं, आपको पहले उसको पेमेंट करना पड़ेगा। अब उसको आप डिमांड कैसे करोगे, उसको डिमांड की जाएगी बाय गिविंग अ नोटिस इन राइटिंग। इसको हाईलाइट कर दीजिए, नोटिस इन राइटिंग। आप उसको राइटिंग में एक नोटिस भेजेंगे और उसकी डिमांड की जाएगी। सी यहाँ पे लिखा है बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग, तो इसका मतलब है कि इट इज़ अ कंपल्सरी प्रोविजन कि आप जब राइटिंग में नोटिस देंगे तभी वो उसको मतलब इस सेक्शन का आप बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपने ओरली उसे बोला है या वर्बली उसे बोला है तो आप इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं ले सकते, राइट। तो आपको क्या देना होगा, नोटिस इन राइटिंग। किसको, टू द ड्रॉअर ऑफ द चेक। आप किसी भी XYZ पर्सन को जाके नोटिस नहीं दे सकते, उसके भाई चाचा ताया किसी को भी नहीं दे सकते, आपको ड्रॉअर को ही देना पड़ेगा नोटिस इन राइटिंग जिसने चेक को ड्रॉ किया है। कितने टाइम में, विद इन 30 डेज, राइट। 30 डेज के अंदर अंदर आपको जाके उसको नोटिस देना होगा ड्रॉअर को कि सर आपका जो चेक है वो अनपेड आ चुका है बैंक से तो प्लीज मेक द पेमेंट। फिर ऑफ द रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन बाय हिम फ्रॉम द बैंक रिगार्डिंग द रिटर्न ऑफ द चेक एज अनपेड। 30 डेज कब से, 30 डेज तब से जब उससे बैंक से रिसिप्ट आ जाती है कि आपका चेक जो है वो अनपेड हो चुका है, उसके 30 डेज में उसको जाके उससे पेमेंट के लिए डिमांड करना होगा। तो ये हो जाती है हमारी सेकेंड कंडीशन। 2 कंडीशंस हो गई। फर्स्ट है कि हमें क्या करना होगा, 6 मंथ या फिर जो वैलिडिटी पीरियड दोनों में से जो भी अर्लियर है उसमें जाके आपको चेक बैंक में प्रेजेंट करना होगा। सेकेंड, जैसे ही बैंक से अनपेड आ जाता है तो उसके विद इन 30 डेज आपको जाके ड्रॉअर को एक राइटिंग में नोटिस देना है टू मेक द पेमेंट। थर्ड कंडीशन, एंड। सी यहाँ पे क्या लिखा है, एंड, ओके। एंड मीन्स आपको ये कंडीशन भी फुलफिल करनी है एंड ये भी करनी है, बोथ आर मैंडेटरी। ऐसा नहीं कि आपने 30 डेज में कर ली तो आप चले गए अब ऑफेंस, लेकिन नहीं, अगर आपने 30 डेज में करी है उसके बाद ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए तब जाके वो ऑफेंस बनेगा। तो क्या है ये कंडीशन, द ड्रॉअर ऑफ सच चेक फेल्स टू मेक द पेमेंट ऑफ द सेड अमाउंट ऑफ मनी। फिर ड्रॉअर क्या हो जाता है, फेल कर जाता है, ठीक है। ड्रॉअर पेमेंट नहीं कर पाता, आपने डिमांड करी उसके बाद भी ड्रॉअर फेल हो जाता है। कब, टू द पेई और द होल्डर एज द केस में भी, मतलब आपने पेई को या फिर होल्डर को किसी को भी डिमांड मतलब पेमेंट करने में ड्रॉअर फेल कर जाता है। विद इन, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, विद इन 50 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ सेड नोटिस। इसको आप हाईलाइट कर दीजिए, 15 डेज, ठीक है। तो विद इन 15 डेज फ्रॉम द सेड नोटिस, मतलब जैसे ही उसको ये नोटिस मिलता है उसके 15 दिन में अगर वो पेमेंट नहीं कर देता है, ही फेल्स टू मेक द पेमेंट, तो उस केस में ये ऑफेंस होगा 138 का, ठीक है। प्रोवाइडेड नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई अनलेस, ये सारी कंडीशंस फुलफिल ना हो जाए। जैसे ही ये कंडीशंस फुलफिल हो जाएगी तो 138 का ऑफेंस हो जाएगा।
तो आई थिंक सारी आपको पता चल गया होगा बेयर एक्ट को कैसे पढ़ा जाता है, राइट? इसको ओके, वन मोर थिंग, आप जब भी बेयर एक्ट पढ़े ना तो एक्सप्लेनेशंस, प्रोवाइजो, ये सारी चीज़ें ध्यान से देखिए, क्योंकि ये सेक्शन को और एक्सप्लेन करता है, फर्दर एक्सप्लेन करता है। लाइक फर्स्ट थिंग हमने क्या पढ़ा था? प्रोवाइडेड, ठीक है? तो अगर हम प्रोवाइडेड नहीं पढ़ते ध्यान से तो क्या होता, हम सोचते कि एक पर्सन गया, उसने जैसे ही चेक बैंक में प्रेजेंट किया वो अनपेड आ जाता है तो ऑफेंस हो गया, आप उसको 2 years प्लस ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक पनिश कर सकते हैं। लेकिन नहीं, आपको वो करने से पहले क्या करना होगा? प्रोवाइडेड सर्टेन कंडीशंस और फुलफिल करनी होगी, ये सारी कंडीशंस, ठीक है? तो ये तो हेल्प करता है हमें प्रोवाइडेड। तो आप सिर्फ प्रोवाइडेड नहीं मतलब अगर आप सिर्फ सेक्शंस पढ़ लेंगे, प्रोवाइडेड नहीं पढ़ेंगे, तो इट विल नॉट बी अ करेक्ट वे टू रीड द बेयर प्रोविजन। सेकंड आ जाता है एक्सप्लेनेशन। इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन डेप्ट और अदर लाइबिलिटी, राइट? मतलब इस सेक्शन में जो वर्ड डेप्ट और अदर लाइबिलिटी यूज हुआ है वो क्या है? लीगली इन्फोर्सिएबल डेप्ट और अदर लाइबिलिटी। लाइक वो डेप्ट और लाइबिलिटी जो है वो लीगली इन्फोर्सिएबल होना चाहिए। ऐसा लीगली इन्फोर्सिबल का मतलब ये होता है कि कोर्ट के थ्रू आप उसको इन्फोर्स करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने ऐसा कुछ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट किया है जो कि कोर्ट में जाके आप उसको इन्फोर्स नहीं करवा सकते, तो उसमें अगर आपको कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है या चेक से वो पेमेंट करना है फॉर कंसिडरेशन, लाइक फॉर एग्जांपल आपने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आई विल पे यू 1 लाख रुपी अगर तुम 2 दिन में मेरा घर बना दो, राइट? इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। और जो चीज पॉसिबल नहीं है, जो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना पॉसिबल नहीं है, दैट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। आप इसको कोर्ट में जाके इन्फोर्स नहीं करवा सकते कि सर उसको बोलो मुझे 1 लाख पेमेंट करे, मुझे उसका 2 दिन में घर बनाना है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, इट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो जो वॉइड है उसको लेके आप इन्फोर्स नहीं करवा सकते। जो आपका डेब्ट और लायबिलिटी है वो लीगली इन्फोर्सेबल होना चाहिए, ठीक है? तभी आपको इस सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा। ओके, दैट्स इट। आई होप आपका पूरा सेक्शन क्लियर हो गया होगा, हाउ टू रीड अ एक्ट। तो एक बार हम क्विक रिवीजन कर देते हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिग्लॉट एडिशन लाना है। ओके, सेकंड आपको इंडेक्स के गो थ्रू करना है। थर्ड आपको एक्ट या कोड है वो चेक करना है। देन आपको ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट देखना है। उसके बाद आपको एक्सटेंट, कमेंसमेंट, इन्फोर्समेंट एंड अगर उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुए तो वो सारे देखने हैं। प्लस उसके बाद आपको क्या देखना होगा? उसके बाद डेफिनेशन क्लॉज। ओके, एंड देन आफ्टर जब भी आप सेक्शन पढ़ना स्टार्ट करें तो उसको डिवाइड एंड रूल इस प्रोविजन से आप उसको स्टार्ट कीजिए, ब्रेक कर करके पढ़िए। जो भी पीरियड आता है, कहीं पे कुछ टाइम पीरियड है या फिर कुछ पोस्ट है, लाइक सब इंस्पेक्टर है, एसआई है, ड्रॉअर, ड्रॉई पे कुछ भी ऐसा पर्सन्स की पोस्ट आ रही है या फिर कोई टाइम पीरियड आ रहा है, राइट? तो प्लस पनिशमेंट, कि सर्टेन ऑफेंस में क्या पनिशमेंट रहेगी, उसको आप सारा साइड में जो मार्जिन होती है कोई भी एक्ट के, वहाँ पे नोट डाउन करते रहिए ये चीज़ें, ठीक है? उसके अलावा जो कुछ पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करते रहिए इन द एक्ट इटसेल्फ। दैट्स इट, दिस इज अ वे टू रीड द बेयर एक्ट। नाउ अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि आपने बेयर एक्ट तो पढ़ लिया अच्छे से, अब इसको मेमोराइज कैसे करें, ठीक है? किस तरीके से इसको पढ़ें या किस तरीके से इसको प्रेजेंट करें कि हमें सारे इंग्रेडिएंट्स याद रह जाए। अगर आपने जो हमने आज 138 सेक्शन पढ़ा, इन केस वो मेंस में आ जाता है, आप एक भी इंग्रेडिएंट मिस कर देते हैं तो आपके मार्क्स वहाँ पे कट हो जाएंगे। आपको सारे इंग्रेडिएंट्स याद रखने होंगे उसके, तो वो इंग्रेडिएंट्स कैसे मेमोराइज करें, उसकी क्या ट्रिक होगी। तो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस कि हाउ टू मेमोराइज द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ बेयर एक्ट या फिर हाउ टू मेमोराइज इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ डेफिनेशन, ठीक है? तो वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको अपना आज का सेगमेंट अच्छा लगा होगा। इफ यू वांट वीडियो ऑन एनी अदर टॉपिक प्लीज कमेंट बिलो एंड जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल। थैंक यू।